Hello everyone, welcome back to the Physical Educator again. Class 12th Rapid Revision Term 2 Part 2. अब इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 7 जो कि है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स एंड चैप्टर नंबर 9 जो कि है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। 3 वीडियोस 2.5 घंटे और पूरा का पूरा हम सिलेबस कवर करेंगे केवल और केवल 3 वीडियोस के अंदर। ये है उसकी वीडियो नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 7 साइकोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। इसके अंदर हम ये सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपके टर्म 2 के अंदर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक जो कि है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमारा कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस क्या होता है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो वीडियो का पेस है वो थोड़ा तेज़ रहेगा क्योंकि चैप्टर बड़े बड़े हैं और हमें जल्दी कवर करना है। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस जो कि डिटेल्ड वीडियोस है वो देख रखी है। ये वीडियो केवल और केवल रिवीजन पर्पस के लिए, तो पेस तेज रहेगा। किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट होता है तो आप कंसीडर करो पुरानी वीडियोस को जिसके अंदर कंप्लीटली डिटेल के अंदर समझाया हुआ है। अगर किसी में डाउट होता है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं और इस वीडियो को आप कंटिन्यू करो। तो चलिए शुरू करते हैं कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो मेनली हमारे पास 4 कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस है। सबसे पहला है स्ट्रेंथ, सेकंड है एंड्योरेंस, थर्ड है स्पीड और फोर्थ है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है हमारी बॉडी में जिनसे हमें एक पर्सन के अंदर, एक की मसल के अंदर कितना स्ट्रेंथ होने वाला है वो पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले साइज ऑफ द मसल, एक पर्सन कितना मस्कुलर दिख रहा है उससे हमारी उसकी स्ट्रेंथ का पता लगाया जा सकता है। सेकंड होता है बॉडी वेट। एक बात सोचो, जितने भी वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन होते हैं या बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होते हैं वो हमेशा वेट कैटेगरी वाइज क्यों होते हैं? ठीक है, क्योंकि वेट का बहुत अहम रोल है। जितना ज़्यादा वेट उतना लिफ्ट करना उसके लिए आसान है। एक 100 किलो के बंदे के लिए 50 किलो लिफ्ट करना बहुत आसान है, लेकिन एक 50 किलो के बंदे के लिए 50 किलो लिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो बॉडी वेट। थर्ड आता है मसल कॉम्पोजिशन, यानी उसका बॉडी कॉम्पोजिशन, मसल कॉम्पोजिशन कैसा है, टाइप 1 फाइबर कैसे है, टाइप 2 फाइबर कितने हैं और इसके अलावा मतलब फैट लेवल कैसा है। तो ये सारी चीज़ें डिटरमाइन करनी पड़ती है। इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्सेस, वो अपने नर्वस सिस्टम से कितने अच्छी तरीके से स्केलेटल मसल्स तक सिग्नल्स भेज पाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है स्ट्रेंथ के लिए। सेकंड आता है हमारे पास फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। एक पर्सन की एंड्योरेंस कितनी है, कितनी अच्छी हो सकती है, वो कैसे पता चलेगा? उसकी एरोबिक कैपेसिटी को देख के कि वो कितना इनटेक कर पा रहा है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड हिज लंग्स। सेकेंड आता है इसके अंदर लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। जब हम कोई भी एक्टिविटी बहुत देर तक करते हैं तो हमारी मसल फटीग होती है। अब फटीग होगी तो वो पेन करेगा, उस पेन के अंदर कंटिन्यू वर्क करना वो बताता है आपका लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कैसा है। अब वो अच्छा होगा तो आप देर तक एंड्योरेटिक रहेंगे, वरना नहीं रहेंगे। मूवमेंट इकॉनमी, एक होता है कि पर्सन जिसको कोई काम करना है तो वो बिल्कुल बहुत एग्जैक्टली वही काम करेगा। जैसे मेरे को भागना है तो मान लो ये है एक एथलीट, इसको भागना है तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर भाग रहा है विद लिमिटेड फुट स्टेप को डालते हुए। तो इसके अंदर क्या होगा, ये अपनी एनर्जी को कम कंज्यूम कर रहा है। जबकि एक पर्सन मान लो ये है, अगर इसको भी सेम रेस पे सेम ट्रैक पे भागना है और ये ज़्यादा स्टेप्स ले रहा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, तो इससे क्या होगा, ये ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड करेगा बजाय के इसके। तो मूवमेंट इकॉनमी क्या बोलता है, कम से कम एनर्जी को यूज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेके आओ। फोर्थ आता है इसके अंदर मसल कॉम्पोजिशन। अगेन मसल कॉम्पोजिशन, जो कि स्लो ट्विच फाइबर कैसे है, कितने हैं आपके अंदर, और फास्ट ट्विच फाइबर्स कितने हैं आपके अंदर, जो वो कॉम्पोजिशन कैसा है वो बॉडी टू बॉडी डिफर कर सकता है, चेंज हो नहीं सकता वो। लेकिन हम टाइप 1 को टाइप 2 जैसा एक्ट करवा सकते हैं बाई ट्रेनिंग और टाइप 2 को टाइप 1 जैसा एक्ट करवा सकते हैं अगेन बाई ट्रेनिंग। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड, यानी स्पीड को पता लगाने वाले कौन से फैक्टर्स होंगे। तो सबसे पहला आता है मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम कितनी जल्दी जल्दी सिग्नल भेज पा रहा है। अगेन मसल कॉम्पोजिशन, टाइप 1 फाइबर, टाइप 2 फाइबर्स कितने हैं, अगर टाइप 1 ज़्यादा है या टाइप 2 ज़्यादा उसके हिसाब से। फिर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, अगर एक पर्सन के अंदर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा, यानी वो कोई काम एकदम से करता है, तो वो अगर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसके अंदर स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। फ्लेक्सिबिलिटी,
अगर एक मसल पूरा फ्लेक्सिबल होगा तो वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा और ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्शन, ज़्यादा अच्छी मूवमेंट लेके आता है। फिर आता है बायोकेमिकल रिजर्व एंड मेटाबॉलिक पावर। बायोकेमिकल रिजर्व यानी हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी ग्लाइकोजन स्टोरेज कैसा है, या हमारा मेटाबॉलिक पावर कैसा है, हमारा क्रिएटिन फॉस्फेट कितना स्टोर्ड है, ये सारी चीज़ें बताता है कि हमारा मतलब मूवमेंट कैसा होने वाला है। अगर क्रिएटिन फॉस्फेट ज़्यादा होगा तो वो मेरे को एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जनरेट करने के अंदर हेल्प करेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फैक्टर अफेक्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी एक पर्सन की कितनी होगी उसको डिटरमाइन करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो वो मसल स्टिफ होगा, ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली कम होगी। स्ट्रेंथ कम है तो वो मसल फ्लेक्सिबल होगा। बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, वो जब बड़े होते जाते हैं फिर वो थोड़ा स्टिफ हो जाते हैं, ठीक है। फिर आता है जॉइंट स्ट्रक्चर। हर जॉइंट अलग अलग स्ट्रेचेबिलिटी लेके आता है। जैसे मान लो मेरा ये थंब है, ठीक है, थंब कितना मूव होगा, इतना होगा, जबकि फिंगर ये बहुत ज़्यादा मूव हो रही है। तो वो डिपेंड करता है कि जॉइंट का स्ट्रक्चर कैसा है। मेरा शोल्डर जॉइंट ये पूरा 360 डिग्री घूम पाता है, तो जबकि नेक है इसका रेंज 180 डिग्री तक ही है, इतना, ठीक है, जबकि ये 360 डिग्री है पूरा कंप्लीट, और इसमें पार्शियल रोटेशन, हाफ रोटेशन होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट, ये एक पाइवेट जॉइंट है, ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। फिर आता है जेंडर एंड एज। जो मेल होते हैं वो स्टिफ होते हैं बजाय के फीमेल्स के। और एज की बात करूं तो जैसे जैसे ओल्ड एज की तरफ जाओगे तो हमारा मसल, हमारे जॉइंट के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो कम होएगा, जिसकी वजह से मसल जो जॉइंट होगा वो स्टिफ होता चला जाएगा। स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल, एक मसल कितना स्ट्रेच हो पा रही, कितनी लैक्साइल है, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इंटरनल इन्वायरमेंट, हमारा बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा है। अगर हमारी बॉडी बहुत ठंडी पड़ी है तो स्ट्रेचेबिलिटी कम होगी। अगर हमारी बॉडी वार्म है तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा निकल के आएगी। प्रीवियस इंजरी, अगर मेरा जॉइंट ऑलरेडी इंजर्ड है तो मैं अब उसके अंदर मोबिलिटी लाना मेरे लिए मुश्किल है, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे स्पीड के लिए। नेक्स्ट आता हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइजेज ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अगर हम प्रॉपरली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एक्सरसाइज करेंगे तो उससे हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहला आता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट। हमारा हार्ट का साइज बढ़ जाता है, लेकिन वो एकदम से नहीं बढ़ेगा, कई सालों की ट्रेनिंग के बाद ऐसा होता है। डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। रेस्टिंग हार्ट रेट इज, अगर मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल शांत हूँ, तो मेरा हार्ट कितना पंप कर रहा है ब्लड ताकि मैं सर्वाइव कर पाऊँ, ठीक है, तो वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी एक बार में ज़्यादा अच्छा पंप करेगा और उसको कम बीट्स में ही जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर देगा, ठीक है। थर्ड आता है इसके अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज एट रेस्ट। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बार में कितना ब्लड पंप कर पा रहा है हमारा हार्ट, तो वो ज़्यादा ब्लड पंप कर पाएगा तो वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, टोटल कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। हमारा ब्लड फ्लो जो होता है वो अच्छा फ्लो होएगा थ्रू आउट द बॉडी। हमारा ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, तो हाई बीपी की दिक्कत नहीं होगी अगर आप कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग करते हो तो, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज होगा हमारा ब्लड का वॉल्यूम, क्योंकि इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ जाएगी, अगेन क्योंकि वो ऑक्सीजन कैरिंग कंपोनेंट होता है हमारे ब्लड का। फिर आता है रिकवरी रेट जो होगा वो हमारा क्विकर हो जाएगा, जो कि एक एथलीट जो कि प्रॉपर ट्रेन कर रहा है वो कम थकेगा बजाय कि एक नॉन एथलीट के। इंक्रीज इन द टाइडल एयर कैपेसिटी, टाइडल एयर कैपेसिटी हमारा बढ़ जाएगा। हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन, कितनी बार मैं सांस ले रहा हूँ, वो डिक्रीज हो जाएगा, कम लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अनयूज एलोवलीज बिकेम एक्टिव। याद करो हमारे लंग्स के अंदर कुछ कंपोनेंट होते थे, ठीक है, जिसके अंदर ब्रोंकाइस आते थे, ब्रोंकियाइटिस आते थे, ठीक है, ब्रोंकियोल्स आते थे, तो उसके अंदर लास्ट में एलोवलीज आते थे। तो वो जो एलोवलीज की जो संख्या है ना वो लंग्स के अंदर इंप्रूव हो जाएगी, जो कि ऑक्सीजन को या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर हेल्प करता है। फिर आता है इंक्रीज इन इंड्योरेंस, और इंड्योरेंस भी आपका इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ही मेन फैक्टर है हमारे इंड्योरेंस का। इसके अलावा इंक्रीज इन द रेजिडुअल एयर वॉल्यूम, पूरे लंग के अंदर कितनी एयर कैपेसिटी आ सकते हैं वो बढ़ना। इंक्रीज इन द लंग एफिशिएंसी टू डिलीवर ऑक्सीजन एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एंड गैसियस सब्सटेंस एक्सचेंजेस। तो हमारा लंग्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो ज़्यादा ऑक्सीजन को पहुंचा पाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट जल्दी निकाल पाएगा, ठीक है। वाइटल एयर कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और हमारा VO2 मैक्स यानी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन मैक्सिमम, एक बार में हमारा बॉडी कितना ऑक्सीजन को इनटेक कर सकता है, तो वो जो कैपेसिटी है वो भी
बढ़ जाता है, वो भी अच्छा हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट थे अगर आप कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग करोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि कई सारी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और ओवरऑल फिटनेस आपका बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो हर एक एथलीट को तो करना ही करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। अब अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारे मसल्स पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अगर आप ट्रेनिंग करोगे तो भाई मसल का साइज शेप चेंज होगा। एक बंदा जो कि जिम नहीं जाता या वर्कआउट नहीं करता और एक जो करता है, ट्रेनिंग करता है, तो दोनों के साइज और शेप ऑफ मसल्स के अंदर बहुत डिफरेंस देखेगा। फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज, ज़्यादा कैपिलरीज होती है जब आर्टरीज और वीन्स जब आपस में जुड़ती है तो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना देती है ना, तो वो जो वेब लाइक स्ट्रक्चर है वो होता है कैपिलरीज। तो ये अमाउंट ऑफ कैपिलरीज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर आता है मसल रिटेनिंग इन टोन पोजीशन। मसल जो होगा वो टोन पोजीशन में रहेगा, यानी हमेशा उठा उठा रहेगा ऐसा। फिर आता है कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट नहीं बर्न करे, क्योंकि हम कैलोरीज तो आने का सवाल नहीं बनता। चेंजेस इन कनेक्टिव टिश्यूज़, हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है ना, जैसे हमारे लिगामेंट्स जो दो जॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, ये जैसे दो बोन है, अब इन दो बोन को जोड़ने वाले कई सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उन टिश्यूज़ की हेल्थ को अच्छा करता है। फिर आता है एफिशिएंसी एंड मूवमेंट ऑफ मसल। हमारे मसल की मूवमेंट के अंदर एफिशिएंसी लेके आएगा, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो और अच्छा कोऑर्डिनेट कर पाता है। जैसे आपने बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, वो अपने चेस्ट को यूं यूं पंप कर लेते हैं, तो वो कैसे कर पाते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन का जो अब कोऑर्डिनेशन है, ट्रेनिंग चेस्ट की ट्रेनिंग कर करके वो कोऑर्डिनेशन उनका इंप्रूव हो चुका है। अब वो बहुत ईजिली इसको क्या बोलते हैं, स्टिमुलस भेज पाते हैं और इसको सिग्नल भेज के मूव करवा पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डिले फटीग। हमारा फटीग जो लेवल होगा वो डिले हो जाएगा। इंक्रीज फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज का मतलब ग्लाइकोजन स्टोरेज से है, वो भी अच्छा हो जाता है। इंक्रीज एक्सरसाइज एंड हेल्थ बेनिफिट्स, हमारा हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही। और नॉन फंक्शनिंग फाइबर बिकेम एक्टिव, कई सारे ऐसे फाइबर होते हैं जो काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम उसको काम करने के लिए फोर्स नहीं कर पा रहे, ठीक है। जब हम ट्रेनिंग करेंगे अच्छे से तो वो इंडल्ज हो जाएंगे एक्टिविटीज़ में और वो काम करना एक्टिव हो जाएंगे दोबारा से अगेन। बॉडी पोस्चर रिमेन करेक्ट, हमारा बॉडी पोस्चर सही रहेगा, मसल बैलेंस सही रहेगा, तो हमारा पोस्चर ऐसे झुकना या लर्चिंग ऑफ शोल्डर होना या काइफोसिस होना या लोडोसिस होना, ऐसी बीमारियां पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ नहीं होगी। इम्प्रूव रिएक्शन टाइमिंग, हमारा रिएक्शन टाइम यानी मैं कितनी जल्दी किसी चीज़ पे रिएक्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे मेरे को बोला भागो तो मैं कितनी जल्दी भागना स्टार्ट कर पाता हूँ, तो वो जो रिएक्शन टाइमिंग है वो मेरा वो इम्प्रूव हो जाता है मसल की ट्रेनिंग करने की वजह से। तो बस इतना ही था। अब हम बात कर रहे हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है स्पोर्ट्स इंजरीज, इसके क्लासिफिकेशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशन के बारे में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहले स्पोर्ट्स इंजरी क्या होता है। स्पोर्ट्स इंजरी वही अगेन एक ऐसी इंजरी जो स्पोर्ट्स खेलते या एक्सरसाइज करते टाइम हो जाए, उसको हम स्पोर्ट्स इंजरी बोलेंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्स इंजरी को ना बेसिकली 3 हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहला आता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जिसके अंदर मसल, लिगामेंट, इन सब के बारे में मेनली बात होगी और मोस्टली लिगामेंट से रिलेटेड। सेकंड आता है इसके अंदर बोन रिलेटेड इंजरीज, और थर्ड आता है जॉइंट रिलेटेड इंजरीज। तीनों के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के अंदर कंट्यूजन, एब्रेजन, स्ट्रेन, ब्रूसेस और स्प्रेन, ये सारे आते हैं। हम बारी बारी से सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आता है हमारे पास सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के अंदर कंट्यूजन। कंट्यूजन का मतलब नील पड़ना, आप समझ सकते हो जैसा कि होता है। इसके अंदर क्या होता है, अगर हमारे बॉडी पे कोई भी डायरेक्ट हिट हो जाए या कोई हमारा माइनर एक्सीडेंट सा हो जाए, तो उसकी वजह से, या हमारा कोई कॉम्बैट स्पोर्ट जैसे टाइकोंडो, कराटे या कुछ ऐसा गेम या जिसके अंदर मतलब आपस में बहुत टकराते हों, बहुत थोड़ा एग्रेशन सा रहता हो गेम के अंदर, तो उन गेम्स के अंदर ना कंट्यूजन होना बहुत कॉमन है कि मतलब खेलते खेलते ऐसा चोट लग गया एकदम से या डायरेक्ट हिट सा हो गया। तो इसके अंदर मेनली क्या होता है, मसल्स जो होती है ना, उसके अंदर उसके ऊपर जो ब्लड वेसल्स जा रही होती है वो फट जाती है। अब वो फटने की वजह से कई बार हो सकता है कि ब्लड लीक कर जाए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रूज जैसे मतलब ये नीलापन सा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ना ये जो कई बार ऐसा जब ब्लड वेसल फट जाता है, उसकी वजह से कई बार फ्लूइड, स्टिफनेस और स्वेलिंग जैसी चीज़ भी हो सकती है। जब भी नील पड़ता है उससे ऊपर थोड़ा सूज जाता है ना, वो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। फिर हम आइसिंग वाइसिंग करके करते हैं कि ब्लड वेसल जो वापस से दब जाए, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो आ रहा था वो आना बंद हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ तरीके थे।
अब हम बात करें प्रिवेंशन की, इसको प्रिवेंट कैसे करा जा सकता है। देखो मेनली है ना, हम चोट लगने से खुद को नहीं बचा सकते, कोई भी जानबूझ के चोट नहीं लगवाता, लेकिन फिर भी अगर आप प्रॉपर वार्म अप करो, कंडीशनिंग करो, प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करो, ठीक है, गुड क्वालिटी इक्विपमेंट यूज़ करो कि भाई जल्दी से टूटे ना, अप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर खेलो, वेट फ्लोर ना हो, ठीक है, ट्रेन करो, एथलीट्स को साइंटिफिकली ट्रेन करवाओ, ऐसा ना हो कि मतलब अच्छे से वो मूवमेंट ना करने की वजह से उसको ऐसा गिर रहा है बार बार या इंजरी हो रही है, ठीक है। एथलीट अटेंटिव होना चाहिए और गुड क्वालिटी ऑफ ऑफिशिएटिंग होनी चाहिए। कुछ ये बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम बचा सकते हैं, लेकिन एक्सीडेंट से तो हम बचा ही नहीं सकते खुद को, लेकिन हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाकी विद द हेल्प ऑफ दीज फ्यू स्टेप्स, ओके। अब हम बात करते हैं स्ट्रेन की। स्ट्रेन जो है बेसिकली है ना एक मसल इंजरी है जो कि ट्विस्टिंग या पुलिंग ऑफ मसल या टेंडन की वजह से हो जाती है। अब मसल पुल होना यानी मसल का एकदम से खिंच जाना, ठीक है, उसकी वजह से हो जाती है। ये है ना माइल्ड से सीवियर हो सकता है। माइल्ड के अंदर क्या होगा कि जस्ट पुल होगा, जिसके अंदर 1 वीक का आराम, और इसका जो तरीका है राइस थेरेपी से, ये मतलब 1 से 2 वीक या मैक्स टू मैक्स 3 वीक के अंदर ये पूरा ठीक हो जाता है। लेकिन अगर टीयर हो गया मसल, ठीक है, या टेंडन पुल हो गया या टेंडनाइटिस हो गया, यानी टेंडन की मान लो लेंथ इतनी थी अब वो बढ़ के इतनी हो गई, टेंडनाइटिस हो गया, तो वो जो होगा वो दिक्कत देगा ठीक होने में। अब ये जो स्ट्रेन होता है ना, ये 2 टाइप का होता है, एक्यूट स्ट्रेन और क्रॉनिक स्ट्रेन। एक्यूट स्ट्रेन वो स्ट्रेन है जो कि कुछ टाइम तक होगा और फिर ठीक हो जाएगा। क्रॉनिक स्ट्रेन ये बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है, ओके। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले स्ट्रेन के प्रिवेंशन की, कैसे बचाया जा सकता है। अगेन वही सारी चीज़ें रहेगी जो कि प्रीवियसली हमने पढ़ा। हाँ, तो प्रॉपर वार्म अप करो, अच्छी कंडीशनिंग करो, अच्छे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करो, गुड क्वालिटी इक्विपमेंट का यूज़ करो। हमारा प्ले फील्ड जो है वो अप्रोप्रिएट कंडीशन में होना चाहिए। एथलीट को साइंटिफिकली ट्रेन करवाओ, एथलीट अटेंटिव होना चाहिए, ऑफिशिएटिंग अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप थक चुके हो तो खेलना बंद कर दो, ठीक है। अगर आप कई बार ना एथलीट्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर देते हैं लिमिट से, अगेन वो इंजरी की तरफ लेके चले जाता है। लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए, अगर आप अपने आप को इतना इंडल्ज कर दोगे ना तो फ़ायदा क्या हुआ उसका। अगर 5 मिनट में रेस्ट करके अगर मैं प्रॉपर ठीक हो जाऊँ, लेकिन मैं उसको पुश कर रहा हूँ और मेरे को उसकी वजह से 2 महीने का इंजरी गैप आ जाएगा, तो बेटर ये है ना कि मैं 5 मिनट रेस्ट कर लूँ बजाय के 2 महीने गैप के, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। फिर आता है हमारे पास स्प्रेन। स्प्रेन जो है ना, स्प्रेन ना बहुत सिमिलर साउंड करता है और तो बहुत सिमिलर है भी। इसके देखो स्ट्रेन जो था उसके अंदर मसल और टेंडन के साथ होता था, लेकिन स्प्रेन जो है वो केवल और केवल लिगामेंट इंजरी है, ठीक है। लिगामेंट क्या होता है, जब भी 2 बोन है तो 2 बोन जो होते हैं ना जहाँ पे मिलते हैं तो वहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि इनको जोड़ते हैं। तो ये जो लाइनें मैंने बनाई है जो जोड़ रही है, दैट इज़ लिगामेंट। कई बार ये ओवर स्ट्रेच हो जाता है, खिंच जाता है, और कई बार टियर हो जाता है। अगर ओवर स्ट्रेच हो ये टियर होना, जिसकी वजह से ना बहुत दिक्कत होती है, बहुत इन्फ्लेमेशन होगा और इसका ऑपरेशन ही इलाज है और कुछ इलाज नहीं है। अगर ओवर स्ट्रेच होगा तो उसको हम ठीक कर सकते हैं विद द रेस्ट ऑफ एंड राइस थेरेपी, ठीक है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करना है, अगेन सारी की सारी बातें मैं अगेन वही रिपीट करने वाला हूँ कि भाई वार्म अप करो, कंडीशनिंग करो, अच्छे इक्विपमेंट का यूज़ करो, प्ले फील्ड को देखो कि अप्रोप्रिएट कंडीशन में हो, अटेंटिव रहना चाहिए एथलीट, थके हुए हो तो खेलना बंद कर दो, हेल्दी वेट मेंटेन करके रखो, अवॉइड करो गिरने की वजह से बहुत चोटें लग जाती है, और अच्छे ग्रिप वाले शूज़ का यूज़ करो। नेक्स्ट आता है हमारे पास एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब है जो कई बार होता है ना कि छिल सा जाता है, दैट इज़ एब्रेशन, कि हमारा स्किन जो हो गया वो रब ऑफ हो गया फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। ये फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, जो ग्राउंड गेम्स होते हैं ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है ये। अब इसके अंदर हमें प्रिवेंट कैसे करना है, भाई खुद को ना गिरने से बचाना है, ठीक है, और डायरेक्ट इम्पैक्ट से बचाना है। तो अच्छे इक्विपमेंट का यूज़ करो, अच्छी ऑफिशिएटिंग करो, एथलीट को केयरफुल और अलर्ट होना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन का पालन करना चाहिए। कोई भी एक्सपोज्ड स्किन वाला पार्ट मत छोड़ो। अगर मान लो मेरा ये स्किन है, इसके ऊपर कपड़ा है, तो कपड़ा घिसेगा ना, मेरा स्किन तो बच जाएगा। लेकिन अगर ये कपड़ा नहीं होता तो फिर मेरा डायरेक्टली स्किन घिसता ना। तो बस ये बात इसमें समझाई गई है। और अपने करंट फिटनेस लेवल से बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना अपने आप को, ठीक है। अपने आप को चैलेंज करना अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है। अगर लिमिट से ज़्यादा चैलेंज करोगे ना तो आप इंजरी को खुद बुलावा दे रहे हो कि हाँ मेरे को आ जा, इंजरी हो जा, ठीक है। और अच्छी टेक्निक का यूज़ करना है।
अब इसके अंदर आता है मीनिंग ऑफ ब्रूजेस। ब्रूजेस जो है वो है ना थोड़ा सा सीवियर नेचर का होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे फोटो के अंदर। इसके अंदर मेनली होता क्या है, हमारा स्किन जो होता है वो बिल्कुल अनडैमेज रहेगा, बिल्कुल सही है स्किन। उसके अंदर जो है ना वो ब्लड वेसल बिल्कुल फट चुकी है। अब फटने की वजह से जो ना कंटिन्यूस ब्लड का जो होता है वो फ्लो होता रहता है। अब फ्लो होने की वजह से ये ब्लू ब्लैक सा मार्क छोड़ देता है, ठीक है। अब ये जो होता है ना थोड़ा खतरनाक सा है। अब इसके लिए मैं क्या करना चाहिए, अब इससे बचने के लिए भाई अपने आप को वार्म अप करो अप्रोप्रिएट फील्ड का, एथलीट जो केयरफुल हो, थक चुके हो तो मत खेलो, और हार्श नहीं होना चाहिए। समझो कि भाई ये गेम ही है, आपस में भाई कंपटीशन होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा दुश्मनी सा नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि आप एक दूसरे को चोट पहुंचाओ। ओके, तो ये था। अब आता है बोन रिलेटेड इंजरीज। बोन रिलेटेड इंजरीज के अंदर सबसे पहला आता है सिंपल फ्रैक्चर फ्रैक्शन लिख दिया, फ्रैक्चर होगा, सॉरी। फ्रैक्चर जो होता है जिसके अंदर कोई भी वुंड ना हो, ठीक है। देखो बोन का टूटना इज फ्रैक्चर। अब बोन जो होती है ना वो कई टाइप से टूट सकती है, ठीक है। अब हम बारी बारी से बात करेंगे। मान लो ये बोन एक जगह से यहाँ से टूट गई तो दैट इज सिंपल फ्रैक्चर, और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अगर फ्रैक्चर मान लो कंपाउंड है, इसके अंदर क्या होगा, हमारा स्किन और हमारी मसल भी डैमेज हो जाएगी, और हो सकता है ये जो है ना, मान लो ये हमारा पैर है, ठीक है, इसके अंदर ये जो हड्डी थी ये टूट के ऐसे बाहर निकल आई, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तो मतलब बहुत सीवियर नेचर का हो गया ना कि हमारा भाई मसल भी फाड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे वाले फ्रैक्चर को हम कंपाउंड फ्रैक्चर बोलेंगे। मैंने फ्रैक्शन लिख दिया है, इसको फ्रैक्चर कर देना, ठीक है। थर्ड आता है इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, जिसके अंदर ऐसा फ्रैक्चर जो कि हमारे ऑर्गन को डैमेज कर दे। जैसे मसल को फाड़ के निकला था, हो सकता है हमारा चेस्ट का ऐसा जो रिब केज है वो टूट जाए और हमारे लंग्स के अंदर घुस जाए या हार्ट के अंदर घुस जाए बोन, ठीक है। टूट तो कैसे भी सकता है, ओके। और आता है ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। ये है ना जनरली बच्चों के अंदर देखा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये बच्चों के अंदर देखा जाता है, उनकी बोन्स जो होती है ना बच्चों की, वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत डेलिकेटेड होती है। अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा ना तो वो बेंड हो के मुड़ जाती है और टूट भी जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। फिर आता है कम्यूटर फ्रैक्चर। इसके अंदर क्या होता है, बोन इज फ्रैक्चर्ड इन 3 और मोर पीसेज। मान लो ये बोन था, बहुत ज़्यादा गंदा बन गया, जैसे मान लो ये बोन है, ठीक है। अब ये यहाँ से टूट गया और ये कई सारे हिस्सों में टूट गया, मतलब पूरा चूरा चूरा सा हो गया मान लो, तो दैट इज कम्यूटेड फ्रैक्चर, ओके। इसके बाद आता है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। ये क्या होता है कि बोन जो होता है ना वो टूट के ना एक दूसरे के अंदर घुस जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, मान लो ये जैसे ये बोन थी ये टूट के ऐसे एक दूसरे के अंदर घुस चुकी है, दैट इज इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। फिर आता है कॉजेज ऑफ बोन इंजरी। अब ये बोन इंजरी क्यों होती है, मेनली सबसे मेन रीज़न है भाई एक्सीडेंट होना, ठीक है। कोई भी ट्रॉमेटिक कंडीशन हो जाए, कोई फोर्सफुल या अननेचुरल मूवमेंट हो जाए। जैसे मेरा हाथ यहाँ तक खुलता है, अब मेरा हाथ ऐसे मुड़ गया एकदम से, ठीक है, तो किसी वजह से प्रोलॉन्ग्ड लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा लंबी रनिंग वॉकिंग ये सब कर रहा हूँ, एकदम से मैं हार्ड सरफेस पे गिर जाऊँ, किसी चीज़ से मेरे को हिट हो जाए, प्रॉपर स्पोर्ट इक्विपमेंट ना हो। और सबसे बड़ा रीज़न आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होता है, एक जैसे मान लो ये हमारा बोन है, ठीक है। अब इसके अंदर ना ऐसे 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 बहुत सारे गड्ढे हो गए बड़े बड़े, ठीक है। तो दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस, यानी इसकी डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो चुकी है। अब ये जब गड्ढे हो गए ना तो ये उतना मजबूत नहीं रहा, तो इस पर प्रेशर पड़ेगा ना तो ये फ्रैक्चर हो जाएगा, ओके। अब आता है प्रिवेंशन ऑफ बोन इंजरी। बोन इंजरी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रॉपर वार्म अप करो, अच्छी कंडीशनिंग करो, प्लेयर को फटीग के स्टेट में ना खेलना चाहिए, ऑफिशिएटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्लेयर को केयरफुल और अलर्ट रहना चाहिए, बोन हेल्थ को मेंटेन करो, अच्छे न्यूट्रिशन खाओ, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का अच्छा यूज़ करो, कैल्शियम और विटामिन डी का प्रयोग करो, ठीक है। यार ये प्रिवेंशन वाली चीज़ सबके साथ मोस्टली कॉमन ही रहेगी, तो कॉमन वाला याद ही कर लो एक बार में, और ये बहुत बेसिक चीज़ है, अब याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी बना के लिख सकते हो, ओके। अब जॉइंट इंजरी नेक्स्ट आता है हमारे पास। जॉइंट इंजरी के अंदर क्या होता है मेनली कि ऐसा कोई ना फोर्सफुल मूवमेंट हो गया या कुछ मैंने बहुत ज़ोर से थ्रो कर दिया या हिट हो गया, जिसकी वजह से ना मेरा जॉइंट डिसलोकेशन हो गया। अब जॉइंट डिसलोकेशन होना मतलब कौन सा जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है, तो हमारी ये जो लोअर जॉ है, ये वाला पार्ट, ये लोअर जॉ डिसलोकेट हो सकता है। हमारा जो ये जॉइंट है ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो बहुत
मतलब मूवमेंट को कंट्रोल करना इसके अंदर बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये कुछ ऐसा जॉइंट होता है कि ये इसके अंदर ऐसे जो हड्डी होती है और दूसरी हड्डी ऐसी होती है, तो ये इसके अंदर घुसा हुआ होता है, तो ये बाहर आ जाता है इससे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट बहुत डिसलोकेट होता है, हिप जॉइंट भी सेम ऐसा ही है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और हमारा रिस्ट, ठीक है, इसके अंदर भी। अब इसके अंदर हमें करना क्या है प्रिवेंशन के लिए, कि वही अगेन सारी कहानी सेम रहेगी, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। अगर कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी होने के कारण क्या है, कि भाई प्रॉपर कंडीशनिंग का ना होना, अच्छी तरीके से अगर आप वार्म अप नहीं करोगे, अच्छी टेक्निक्स को यूज़ नहीं करोगे, फिटनेस अच्छा नहीं है आपका, और अच्छा डाइट नहीं लेते हो, न्यूट्रिशनल इनएडिक्वेसी है आपके अंदर, लैक ऑफ स्पोर्ट फैसिलिटीज़, अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, या ऑफिशिएटिंग अच्छी नहीं है, जो ऑफिशियल्स है वो अच्छे तरीके से जजमेंट नहीं दे रहे। इसके अलावा प्रॉपर अगर इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करोगे, फटीग के स्टेट में भी खेलोगे, कंपटीशन का प्रेशर आने की वजह से, केयरलेसनेस होने की वजह से, और रिकरिंग ऑफ इंजरी, अगर इंजरी हो चुकी है ना तो आपको और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो दोबारा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर प्रॉपर स्पोर्ट इक्विपमेंट यूज़ नहीं करे, मसल को ओवर यूज़ कर रहे हो, थकने के बाद भी खेल रहे हो, ठीक है, तो ये सब रीज़न है। प्रिवेंशन और कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर वार्म अप करके, अच्छी कंडीशनिंग करके, एक बैलेंस डाइट खा के, प्रॉपर स्पोर्ट की नॉलेज लेके, अच्छे इक्विपमेंट का यूज़ करके और स्पोर्ट फैसिलिटीज़ का यूज़ करके हम इन इंजरीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे प्रिवेंशन का। अगर ऑफिशिएटिंग अच्छी होगी, अनबायस्ड होगी, ओवर ट्रेनिंग नहीं करोगे, अच्छी टेक्निक का यूज़ करोगे, रूल्स रेगुलेशन को मारोगे और कूल डाउन करोगे, तब भी ये सारे कुछ स्टेप्स हैं ताकि स्पोर्ट्स इंजरी ना हो। टिप्स फॉर प्रिवेंशन स्पोर्ट्स इंजरी, इसके अलावा भी कुछ टिप्स दिए गए कि भाई ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर अगर थक चुके हो तो मत जाओ, ठीक है, थोड़ा कार्ब कंजम्पशन बढ़ा दो, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाओ। अगर आप हैवी ट्रेनिंग कर रहे हो तो रेस्ट का टाइम दो। अगर माइनर इंजरीज है तो उसको भी ध्यान दो, छोटी मोटी इंजरी उसको अवॉइड नहीं करना, क्योंकि मान लो जैसे मैं बोलूँ स्ट्रेन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, लिगामेंट पुल होता है, फिर वो टीयर बनता है, ठीक है। तो स्पेन के अंदर तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी, कभी भी ओवर ट्रेन नहीं करना, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट को खाओ, इलेक्ट्रोलाइट यानी कैल्शियम, ठीक है, हमारा कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी जितने भी होते हैं ये सारे हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो उनको खाओ, यानी ORS ले सकते हो इसके अंदर आप, और जो इलेक्ट्रोल वगैरह ऐसी चीज़ आती है वो खा सकते हो। वार्म अप और कूल डाउन अच्छा करो, मैक्सिमम एफर्ट के अंदर ट्रेनिंग करते हो तो उसको थोड़ा कंफर्ट जोन के अंदर रखो, ठीक है। अब आता है हमारे नेक्स्ट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज़। अब जो ये इंजरीज़ के बारे में हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो ट्रीटमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरीज़ और जॉइंट इंजरीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ के अंदर सबसे पहला आता है कंट्यूजन। कंट्यूजन के लिए ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो भाई आइसिंग करो। आइस पैक को है ना अपने जहाँ पे भी कंट्यूजन हुआ है एट ए टाइम उसके ऊपर रखो, और 5 से 6 बार दिन में 20-20 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं करना, 10 से 20 मिनट का टाइम रखते हैं। तो इससे क्या होगा, वो जो पार्ट होगा ना जो कि जहाँ पे भी कंट्यूजन हुआ है, वो ब्लड फ्लो जो होगा वो ठीक होने लगेगा, वो ब्लड को रोक देगा वहाँ पे, और जो स्वेलिंग है वो कम होने लग जाएगी, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, ठीक है। और रिहैब तो प्रॉपर लेना ही लेना है आपको। इसके अलावा हम बात करें एब्रेजन की। एब्रेजन के अंदर भाई क्या करो, सबसे पहले जो भी इफेक्टेड पार्ट है उसको पहले अच्छे से क्लीन करो। एक गॉज लो, यानी जो वो कॉटन जो होता है ना, जो पट्टी सी बना रखी होती है, उसको यूज़ करो और उससे डर्ट को साफ़ करो अच्छी तरीके से। जो भी एरिया है इफेक्टेड उसको अच्छे से ड्राई करो, उस पर ऑइंटमेंट लगाओ, जो भी क्रीम वगैरह आपके पास वो लगा के, और उसको अच्छे तरीके से पट्टी कर दो, और चेक करो, डॉक्टर के पास जाके पूछो कि क्या मेरे को टिटनेस के इंजेक्शन की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो लगवा लो, ठीक है। और टाइमली चेंज करते रहो ड्रेसिंग को। ये है ट्रीटमेंट एब्रेजन का। इसके बाद आता है लेसरेशन। लेसरेशन क्या होता है, या लेसर्शन क्या है, एक इरेगुलर कट है कि एकदम से ना बहुत ज़्यादा इंटेंस कट हो गया, जैसे ये देखो इतना बड़ा इंटेंस कट हो गया है। अब इस कट की वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो जो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बहुत डेंजरस होता है, इसको ना कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। कई बार होता है ये ब्लीड लेस करेगा, लेकिन कई बार होता है कि ये बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा होता है, तो हमें ना मतलब कितना लेसर्शन का ना कितना सीवियरनेस है वो चेक करो।
तो लैसेरेशन को ट्रीट किया कैसे जाता है, सबसे पहले तो भाई डायरेक्ट प्रेशर डालो 15 मिनट के लिए, मतलब दबा के रखो उसको अच्छे तरीके से। अगर एक बार ब्लीडिंग रुक जाए तो उसको ना गर्म पानी से उसको अच्छे से धो, एक बार अच्छे से साफ़ करो, मतलब ऐसा धोना नहीं है, गर्म पानी से कपड़ा लेके अच्छे से साफ़ करो। अगर फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो फिर से यही वाला प्रोसेस कि 15 मिनट तक दबा के रखो दोबारा से, फिर जब हो जाए फिर साफ़ करो, ये करते रहो, ठीक है, 2-3 बार तक करो। अगर ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है तो अगर लग रहा है तुम्हें स्टिचेस की ज़रूरत है तब तो डॉक्टर के पास जाओ, खुद तो स्टिचेस लगा नहीं सकते, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगाओ इसके ऊपर। अगर कम है मतलब इतना सीवियर नहीं है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो पेन किलर भी आप खा सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इसके अंदर इंसीजन। इंसीजन क्या होता है, एक शार्प कट लग जाए, जिसके अंदर ऐसा कोई शार्प कट लग गया जिसकी मेरी है ना आर्टरीज और वीन्स भी कट चुकी है। अब आर्टरीज जब कटती है ना तो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और एकदम से फ्लो होता ही रहता है, ठीक है। तो अब इसके साथ क्या करना है भाई, जो इंसीजन है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है ट्रीट करना। तो अगर बहुत डीप नहीं है, छोटा मोटा कट है, तब तो खुद ट्रीट कर लो। अगर लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो गया तब तो कुछ नहीं सोचना, दिमाग से सारी चीज़ें हटाओ, उसको कवर करो और सीधा सीधा जाओ डॉक्टर के पास, वही उसको ट्रीट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रेन के लिए ट्रीटमेंट के लिए। स्ट्रेन के ट्रीटमेंट के लिए 2 थेरेपी चलती है, प्राइस एंड माइस थेरेपी। प्राइस थेरेपी बोलता है कि भाई जो भी पार्ट है ना जहाँ पे भी स्ट्रेन हुआ है आपको या स्प्रेन हुआ है आपको, तो उसको पहले प्रोटेक्ट करो, एक प्रॉपर रेस्टिंग करो, उसको आइसिंग देनी है, बार बार आइसी कंप्रेशन करना है उसको। जब आइसिंग दे दी फिर गर्म पट्टी से कंप्रेस करके रखो ताकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो रुक के रखे और उसको एलिवेट करके रखो, यानी अपने हार्ट लेवल से ऊपर रखना है। तो ये थ्योरी बोलती है प्राइस थेरेपी। इसके अलावा एक होती है माइस थेरेपी, यानी मोबिलाइज। धीरे धीरे पहले प्राइस थेरेपी को फॉलो किया जाता है इनिशियली, फिर हम धीरे धीरे माइस थेरेपी बढ़ते हैं, क्योंकि हमने पहले रोक के रखा था, उसको मूवमेंट नहीं कर रहे थे, अब उसको धीरे धीरे मूव करवाएंगे, फिर हम उस पर आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे स्ट्रेन की तरफ। स्ट्रेन जो होता है जिसके अंदर हमारा मसल पुल या टेंडन पुल हो जाता था, इसके अंदर भी सेम प्राइस थेरेपी को फॉलो किया जाएगा, ठीक है, और कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके बाद डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट। डिसलोकेट जब भी कोई जॉइंट होता है ना तो हमें उसको दोबारा से सॉकेट के अंदर डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो भाई हमें डॉक्टर के पास ही जाना है और स्वेलिंग कंट्रोल करने के लिए हम उसके ऊपर आइसिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे स्वेलिंग बढ़ गई है, मान लो शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, तो इस पर आइस पैक रखो, ठीक है। और स्लिंग या स्प्लिट का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई जॉइंट इंजरी है तो इसको इमोबिलाइज कर दो, यहाँ पे कुछ डंडे डाल के बांध दो ताकि ये जॉइंट मूव ही ना हो। मूव नहीं होगा तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हिलता डुलता रहेगा तो हो सकता है वो सीवियरनेस उसका और बढ़ जाए, ठीक है। फिर आता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर को कैसे ट्रीट करना है, सबसे पहला तो स्ट्रेस फ्रैक्चर अगर हो कि भाई क्रैक हो गया है तो हमें क्या करना है, जो कि जनरली पहले तो होता क्या है स्ट्रेस फ्रैक्चर, ये एक ऐसा फ्रैक्चर है जो कि बोन के अंदर हो जाता है हाई कॉम्पैक्ट स्पोर्ट की वजह से, जो कि बहुत पेनफुल होगा और इसको हील करने के लिए 2 महीने तक का समय लग सकता है। जनरली ये लेग की बोन्स में होता है क्योंकि वो थोड़ी लंबी होती है। अब इसको ट्रीट कैसे करना है, एलिवेट करना है, आइसिंग करनी है। अगर लगता है आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप पेन किलर खा लो। इमोबिलाइज करना है, या तो हम स्प्लिंट का यूज़ कर ले या तो हम ऐसा पूरा प्लास्टर भी लगा सकते हैं उसके लिए। और धीरे धीरे हमें इसके पैर के ऊपर ना लोड डालना स्टार्ट करना है, एकदम से हमें चलना भी नहीं है। जब ठीक हो जाए धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। फिर आता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर तो था जो कि बच्चों के अंदर हो जाता है मेनली, क्योंकि बच्चों की बोन जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। अब उसके प्रेशर पड़ने की वजह से वो धीरे 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 ऐसे बेंड होकर टूट जाती है, ठीक है। तो वो होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। अब ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जब होता है ना तो उसके अंदर हमेशा जॉइंट जो भी इंजर्ड पार्ट है उसको इमोबिलाइज कर दो, या तो स्प्लिंट का यूज़ कर लो। अगर नहीं लग रहा तो भाई रिमूवेबल स्प्लिंट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर लग रहा है नहीं भाई स्प्लिंट से बात नहीं बनेगी तो प्लास्टर कर दो। अब इसको ठीक होने के अंदर 8 वीक्स तक का समय लग जाता है और अच्छी डाइट भी खाते रहना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आता है कम्यूटर फ्रैक्चर, जिसके अंदर बोन जो होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा पीसेस के अंदर टूट जाती है। अब इसको ठीक करना क्या होता है, बहुत मुश्किल। अब ये अपने आप ठीक होता भी नहीं है जल्दी से, अब क्योंकि ये जो टूटे टूटे बोन्स है ना, ये हो सकता है मसल के अंदर घुस जाए और कुछ और हो जाए। तो जनरली इसका मतलब ट्रीटमेंट जो है एक्चुअल में वो तो यही होता है कि भाई ऑपरेट होगा, वो जो टूटे टूटे पीस है उनको निकाला जाएगा, उसको बोन को ना दोबारा से इसके अंदर कुछ फिल करके इसको दोबारा से जॉइन कर दिया जाएगा,
ठीक है। कई बार होता है कि मेटल की रॉड भी लगाई जाती है ताकि ये मूव ना हो, ठीक है, जो भी तरीका है। अब हमें क्या करना है, हमें मेनली इमोबिलाइज रखना है, एंटीबायोटिक्स का खाना है और पेन किलर का यूज़ करना है और डॉक्टर पे विजिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। इसके अंदर क्या होता है, इट मीन्स वन ऑफ द बोन इन द स्पाइन और इट्स पार्ट, जो भी है ना, हमारा जो स्पाइन का जो वर्टिब्रेट होता है, एक वर्टिब्रेट अगर टूट जाए या उसके अंदर कोई दिक्कत हो जाए या थोरेसिक या लंबर स्पाइन के अंदर, तो उसको बोला जाता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अब इसके अंदर क्या करना है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ना बहुत सीरियस नेचर का है, क्योंकि हमारे जो ये स्पाइनल कॉर्ड है वो बिल्कुल और बिल्कुल वर्टिब्रेट कॉलम के अंदर से ही निकलती है। तो अगर एक भी वर्टिब्रेटा टूटता है तो वो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज हो सकता है। तो जनरली, और हमें ना कुछ नहीं करना है इसके अंदर, कोई आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, आप कुछ नहीं करोगे, सीधा सीधा आपके पास डॉक्टर के ही पास जाना है, ठीक है। क्योंकि हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बहुत क्रूशियल है हमारे लिए। अगर उसके अंदर कोई भी डैमेज होता है तो हमारी पूरी बॉडी तक पैरालाइज हो सकती है। तो आपको किसी और को ज़बरदस्ती मदद देने की भी कोशिश नहीं करनी इसके अंदर। कोशिश करो कि एम्बुलेंस खुद आए, उसको लेके जाए, और बाकी अगर आपको पहुंचाना पड़ रहा है किसी पर्सन को, तो आप भी ऐसा कोशिश करोगे कि उसको मूव बिल्कुल नहीं करवाओगे, उस पार्ट को इमोबिलाइज रख के डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी लेके जाओगे उसको। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर एक ऐसा फ्रैक्चर जो जिसके अंदर, ये देखो, नॉर्मल बोन जो टूटते हैं वो ऐसे भी टूट सकती थी, लेकिन ये देख रहे हो ये साइड से ऐसे टूटी हुई है, तो इसको बोला जाता है ऑब्लिक फ्रैक्चर, जो कि डायगनली टूटती है। ये जनरली होता है जब लॉन्ग बोन्स के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या होता है कि डैमेज जो होगा उसको मिनिमम करने के लिए हम प्लास्टर चढ़ा देंगे, या हम सर्जरीज का भी कई बार यूज़ करना है, जैसे मेटल रॉड और स्क्रूज वगैरह लगाना, अगर बहुत सीवियर नेचर का है तो, ठीक है। अब आता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, जिसके अंदर बोन जो होती है वो टूट जाती है और एक दूसरे के अंदर भी घुस जाती है, ठीक है। अब वो जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए क्या किया जाता है, स्प्लिंट का यूज़ किया जाता है कई बार, और कई बार हम अगेन प्लास्टर कर देते हैं इसके ऊपर भी, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर नेचर का है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हो रखी है, बहुत ज़्यादा घुस गई है, तो सर्जरी का ही रिक्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्स्ट एड, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड जो है ना, कोई भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो जस्ट एक फर्स्ट हेल्प है, जो कि हम किसी भी पेशेंट को या किसी भी एक्सीडेंट विक्टिम को देते हैं, ताकि वो डॉक्टर आए ना तो उसको काम थोड़ा आसान हो जाए, उसको डायरेक्टली वो ट्रीटमेंट करे उसका, ना कि बजाय कि उसको पहले सही करे, उसको साफ वाफ करे, उसको सीधा सीधा उसी के ऊपर, मतलब ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करे। तो जो हम फर्स्ट हेल्प देते हैं तो उसको बोला जाता है फर्स्ट एड। अब ये जो फर्स्ट एड है, इसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मेन इसमें एम होता है कि उस बंदे की लाइफ को बचाओ, उसका पेन और सफरिंग को कम करो और उसकी कंडीशन को और बुरा होने से बचाओ। क्योंकि हम डॉक्टर नहीं हैं जो हम उसको ठीक कर देंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर के आने तक उसकी कंडीशन और अच्छी और इम्प्रूव हो पाए, उसकी रिकवरी को प्रमोट करना है और अर्ली मेडिकल एड को देना है, ठीक है। हम पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 9, जो इसका नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, और हम इस चैप्टर के अंदर ये 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक, जो कि है पर्सनालिटी। इसके हम डेफिनेशन, ट्रेट, टाइप्स, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है पर्सनालिटी, इसका मीनिंग क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो पर्सोना वर्ड जिसका मतलब होता है मास्क, वहाँ से वर्ड लेके निकल के आया हमारा पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी एक्चुअल में क्या होती है, एक पर्सन कैसा दिख रहा है, क्या वो पर्सनालिटी है? तो नहीं, एक पर्सन की इनर और आउटर कैपेसिटीज़, तो वो पर्सनालिटी कहलाती है। उसके थॉट्स कैसे हैं, उसकी फीलिंग कैसी है, वो सोशली कैसे बिहेव करता है, और ऐसा नहीं एक बार कैसे कर रहा है, वो जनरली कैसा करता है, वो उसकी पर्सनालिटी है। एक बार तो बंदा फेक भी कर देता है ना, जैसे नया नया कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे गया तो वो इतना शरीफ बन के जाएगा, तो वो उसकी पर्सनालिटी ने, वो प्रिटेंड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी पर्सनालिटी क्या होगी, वो एक्चुअल में पर्सन कैसा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है अब डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को मैं बोलूँगा किस किस चीज़ों के बेसिस पे मैं पर्सनालिटी को बताऊँ। तो फिजिकल डायमेंशन, यानी वो कैसा अपीयर हो रहा है। फिर मेंटल डायमेंशन, वो मेंटली कितना स्ट्रांग है।
थर्ड सोशल डायमेंशन यानी आसपास के लोगों से कितना बातचीत रखता है, और इमोशनल डायमेंशन कि उसके इमोशंस कैसे हैं। बारी बारी से हम सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिजिकल डायमेंशन से। फिजिकल डायमेंशन एक ऐसा डायमेंशन है जिसके अंदर हम उसकी बॉडी फिजिक, उसका अपीयरेंस, उसका हेल्थ, ठीक है, जो बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन कैसे आता है। मैं पहली बार में किसी को देख के ये तो नहीं बता सकता कि वो कितना इंटेलिजेंट है या उसकी सोचने की क्षमता कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहला इंप्रेशन क्या होता है कि बंदा अपीयर कैसा हो रहा है, ठीक है, वो क्या पर्सनैलिटी उसकी अच्छी है, लुक्स में कैसा है, बॉडी फिजिक कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब इसको मैं ठीक करने के लिए आप एक अपीलिंग फिजिक बनाने के लिए एक अच्छी डाइट खाओ, प्रॉपर वर्कआउट करूँ, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि मेंटल डिमेंशन। मेंटल डिमेंशन क्या है, एक बंदा कितना इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है, कितनी एबिलिटीज़ है। अब ये मैं एक बार में नहीं बता सकता, जब मैं उससे बात करूँगा, उसको जानूंगा, ठीक है, थोड़ा सा उससे क्वेश्चन आंसर करूँगा, तब मुझे उसके पता चलेगी कि एक्चुअल में उसकी थिंकिंग कैपेसिटी कैसी है, उसकी रीजनिंग कैपेसिटी कैसी है, उसका इंट्यूशन कैसा है, उसकी जजमेंट कैपेसिटीज़ कैसी है। अब उसके बेसिस में मैं पता लगाऊंगा कि हाँ उसका मेंटल डायमेंशन कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट आता है अब इसके अंदर हमारे पास सोशल डायमेंशन। एक पर्सन कितना सोशिएबल है और सोशलाइजिंग है, वो बताता है उसकी सोशेबिलिटी कैसी है, ठीक है, कि मतलब सोशलाइजिंग से मतलब कि उसका मोरल कैसा है, एटिकेट्स कैसे हैं, मैनर्स कैसे हैं, वर्क एथिक्स कैसा है, फ्रेंडलीनेस है कि नहीं है, उसका एटीट्यूड कैसा रहता है, दूसरों को हेल्प करता है कि नहीं करता, कोऑपरेशन यानी मिलजुल के काम करता है कि नहीं करता, सिंपथाइज लोगों को करता है कि नहीं करता, तो वो उसका सोशल डायमेंशन होता है। ओके, अब ये जो सोशल डायमेंशन है ना, ये बिल्कुल बचपन से, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तब से वो एक्वायर करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो बच्चा जब पैदा होता है ना, तब भी उसको अच्छी अच्छी चीज़ें बोली जाती है, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है, ताकि वो सोशली भी अच्छा बन पाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर इमोशनल डायमेंशन। एक पर्सन का इमोशनली कितना स्टेबल है। अब जो बच्चे होते हैं वो अपने इमोशंस पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते, एकदम से रोना, एकदम से हंसना। जब जैसे हम बड़े होंगे ना, हमारा इमोशन के ऊपर अपना कंट्रोल आ जाता है। तो वो जो कंट्रोल है, वो जो फियर, एंगर, डिस्गस्ट, ठीक है, अम्यूजमेंट, हैप्पीनेस, ये सारे जो कंट्रोल इसके ऊपर आता है ना, वो आपकी मैच्योरिटी लेवल शो करता है कि आपका इमोशन आउटब्रस्ट नहीं होता, आप कंट्रोल में रखते हो। तो वो आपका मैच्योरिटी लेवल डिफाइन करता है कि मुझे बहुत बुरा लग गया है, लेकिन मैं फिर भी, बुरा मेरे को दिखेगा नहीं, मेरे को देख के मैं हो सकता अंदर अंदर बुरा फील कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इमोशन जो है वो कंट्रोल्ड है, ठीक है। तो वो चीज़ वाली, ठीक है, ऐसा नहीं कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन एक इमोशनल स्टेबिलिटी ज़रूरी है कि मैं बहुत ज़्यादा दुख में ही चला गया, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो मैं बिल्कुल ही देवदास बन गया, कबीर सिंह बन गया, ऐसा नहीं। स्टेबिलिटी कितना ज़रूरी है वो आपका मैच्योरिटी लेवल शो करेगा। जो इमेच्योर पर्सन होगा ना, उसको कोई भी पसंद नहीं करता कॉर्पोरेट्स या किसी भी जॉब के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी हमारे पास 4 टाइप की पर्सनैलिटी आती है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। बारी बारी से हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आता है टाइप ए पर्सनैलिटी। टाइप ए पर्सनैलिटी के लोग ना थोड़े इम्पेशेंट होते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको टाइम की बड़ी अर्जेंसी होती है कि बहुत इम्पेशेंट है कि नहीं मेरे को जल्दी से ये करना है, नहीं मेरे को जल्दी से ये करना है, तो वो टाइम नहीं लगाना चाहते, मेरे को जल्दी से ये कर लूँ, थोड़ा सा ये कर लूँ, ठीक है। हर चीज़ में कॉम्पिटिटिव रहेंगे कि नहीं मैं जीतूंगा, नहीं मैं करूँगा, ठीक है। उनको थोड़ा सा भी बोलते हो तो बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, बहुत गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है। तो उनका मतलब शॉर्ट फ्यूज़ बोला जाता है कि भाई ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। वर्क से बहुत ऑब्सेस रहेंगे कि हाँ मेरे को काम करना है। अपने टारगेट को लेकर बहुत ओरिएंटेड रहेंगे कि नहीं मेरे को पहले काम करना है। तो ऐसा जो पर्सनैलिटी का पर्सन है वो टाइप ए पर्सनैलिटी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास टाइप बी पर्सनैलिटी। ये जस्ट ऑपोजिट है टाइप ए का। टाइप ए जहाँ पे वो थोड़ा हड़बड़ी में था, ये बिल्कुल रिलैक्स्ड है, इसको किसी से कुछ लेना देना नहीं, कंपटीशन नहीं करना, ठीक है। कोई भी चीज़ चल रही है आराम से चलनी चाहिए, मेरे को एग्रेशन नहीं आता, मैं शांत रहता हूँ, ठीक है। हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस कर लेता हूँ, ठीक है। ये जब ऐसा पर्सन होगा उसको बोला जाता है टाइप बी पर्सनैलिटी। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप सी पर्सनैलिटी, जिनका बहुत एक प्लीजिंग सा, बहुत अपीलिंग सा नेचर नहीं होता, जिनको देख के खुशी मिलती है, वो खुश सा चेहरा, खुश से वो जो रहते हैं, ठीक है। ये लोग जो होते हैं ना जनरली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, थोड़ा सा छुपा के रहते हैं। हो सकता है ये अपने आप को अलोन फील भी करते हो, थोड़ा लथार्जिक रहते हैं,
ठीक है, मतलब थोड़ा सा ना अंदर अंदर रहने वाले लोग, तो इनको मतलब हमें खुद जाके इनको अप्रोच करना चाहिए उनके साथ, तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा उनको भी। फिर आता है टाइप डी पर्सनालिटी, जो कि बहुत हाई डिग्री ऑफ डिस्ट्रेस के अंदर हो, जो कि अपने इमोशन को बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे, अपने अंदर छुपा के रखेंगे। फियर, रिजेक्शन, इनको बहुत डर होता है इनको, ठीक है। अब ऐसे अंदर अंदर फीलिंग रखते हैं ना, जिसकी वजह से खुद परेशान होते रहते हैं, अपनी बातें भी नहीं शेयर करते, तो इनको हाई ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन जैसी दिक्कतों को भी सामना करना पड़ सकता है। अब डिप्रेशन जो है मेंटल हेल्थ के हिसाब से एक बहुत सीवियर नेचर का इशू है, तो हमें हमेशा जो ऐसे लोग हैं ना जो अपने दुख को छुपा के रखते हैं, उनसे बात करनी चाहिए, ताकि जितना वो एक्सप्रेस करेंगे खुद को, उतना उनका वो जो गिल्ट वाला फील होता है ना, वो जो भारीपन सा जो होता है, कहते हैं सीने पे जो बोझ है, वो बोझ उतरेगा, ठीक है। तो ये बात उनको समझानी चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं ना टाइप डी के पर्सनालिटी वाले, जो कि वो जल्दी प्रीमेच्योर डेथ होती है उनकी, वो खुश नहीं रहते, डिप्रेस रहते हैं, मेंटली बहुत वीक हो जाते हैं वो, ठीक है। अब आता है हमारे पास ट्रेट्स एंड टाइप शेल्डन्स क्लासिफिकेशन। अब हमारे शेल्डन जो थे, उन्होंने बॉडी को है ना क्लासीफाई किया कि एक एथलेटिक एबिलिटी और फिजिक के हिसाब से एक बंदा एथलेटिक्स के अंदर, यानी मतलब किसी भी स्पोर्ट को कितना अच्छा खेलेगा और उसकी बॉडी फिजिक कैसी है, उसके हिसाब से 3 हिस्सों के अंदर सारे बॉडी को बांटा, जिसके अंदर पहला आता है एंडोमॉर्फ, दूसरा था मेसोमॉर्फ और तीसरा आता है एक्टोमॉर्फ। बारी बारी से हम सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ क्या होते हैं? एक ऐसे बंदे, मतलब जो गोलू मोलू से है थोड़े, ठीक है, जिनका सॉफ्ट और राउंड बॉडी है, जनरली थोड़े हैवियर से दिखेंगे कि हाँ थोड़े मोटे से दिख रहे हैं। स्लो मेटाबॉलिज्म होता है जिसकी वजह से वो मोटे हुए हैं। फैट बहुत ज़्यादा होगा इनके अंदर, स्पेशली लोअर एब्डोमेन के अंदर, हिप्स के अंदर और थाइस के अंदर। इनके लिए ना वेट गेन करना बहुत, ऐसा वेट गेन कर लेते हैं, और लेकिन इनको बोलो लूज़ करना है, इनके प्राण निकल जाएंगे, भाई लूज़ नहीं हो रहा हमसे, ठीक है। अब इतना हैवी वेट है, इतना हैवी शरीर है, तो इनका एंड्योरेंस, ये जल्दी थक जाते हैं, ये किसी भी एक्टिविटी को देर तक नहीं कर पाते। लेकिन इनका शरीर बड़ा है ना, तो वेट लिफ्टिंग, रोइंग, रेसलिंग, हैमर थ्रो, जहाँ पे भी स्ट्रेंथ वाले गेम आते हैं, उनके अंदर तो भाई इनका कोई जवाब नहीं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्टोमॉर्फ, जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट है एंडोमॉर्फ्स का। ये एक्टोमॉर्फ जो होते हैं ना, वो थोड़े पतले पतले से होते हैं, इनका मस्कुलर डेफिनेशन नहीं होगा, लेकिन बहुत पतले पतले होंगे। हो सकता है इसके अंदर स्किनी फैट हो, कई लोग देखा होगा जो दुकान पे बैठते हैं, बहुत पतले से होते हैं लेकिन फिर भी तोंद निकल के आ रहे हैं, तो वो स्किनी फैट बोला जाता है उसको। इनका मेटाबॉलिज्म वैसे तो बहुत फास्ट होता है, जल्दी से ये वेट गेन नहीं करते, कुछ भी खाते पीते रहेंगे वेट नहीं बढ़ेगा इनका, ठीक है, क्योंकि इनका इतना फास्ट मेटाबॉलिज्म है। इनके लिए वेट गेन करना ओए हो बहुत मुश्किल, लेकिन वेट लूज़ करना ऐसे कर देंगे, ठीक है। इनका बहुत मतलब स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, फ्रेम साइज जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। ये जो होते हैं मैराथन, ट्रेलेथन, जहाँ पे भी एंड्योरेंस वाले गेम होंगे, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेसोमॉर्फ्स। मेसोमॉर्फ्स ना एक एथलेटिक बॉडी है, जो कि मतलब प्रॉपर जो एथलीट वाली बॉडी, जो कि बहुत ईजिली मसल गेन कर लेंगे, मसल लूज़ कर लेंगे, वेट गेन कर लेंगे, वेट लूज़ कर लेंगे। बॉडी फैट परसेंटेज इनका बहुत कम होता है। इनकी मसल जो होती है ना बहुत मस्कुलर से दिखेंगे, मसल डेफिनेशन अच्छा दिखेगा। जो टॉर्सो होता है वो मतलब मीन का जो बॉडी का पार्ट होता है वो लंबा होता है, हाथ पैर थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन मतलब वैसे तो अप्रोप्रिएट ही होता है, लेकिन ऐसे बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक दिखते भी हैं, और पावर और स्ट्रेंथ वाले गेम में भाई एक नंबर के, जहाँ पे भी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एकदम से स्ट्रेंथ लगानी होगी, उसके अंदर भी इनका कोई एक्सीलेंस नहीं। तो ये मोस्टली हर गेम के अंदर ही अच्छे होते हैं, इनको बोला जाता है मेसोमॉर्फ्स। अब आता है हमारे पास, हमने पहले देखा शेल्डन का क्लासिफिकेशन, अब हम बात करें जंग्स के क्लासिफिकेशन की। अब जंग का क्लासिफिकेशन है वो है सोशिएबिलिटी कैरेक्टर के हिसाब से, कि वो सोशलाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कैसा है। तो इसके हिसाब से ना 3 टाइप के पर्सन है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। तो याद ऐसे हमें ना याद रखना है इसको। इंट्रोवर्ट जो कि अंदर अंदर रहता है, ठीक है, बातें नहीं बताएगा, शाय होगा, अंदर अंदर फीलिंग्स को रखेगा, ठीक है। टेंडेंसी टू टॉक कम है क्योंकि अंदर अंदर रहता है। सेल्फ सेंटर्ड है, अगेन अंदर अंदर है, ठीक है। अनेबल टू सोशलाइज जल्दी से नहीं होता क्योंकि अंदर अंदर रहता है। वेरी सेंसिबल, बहुत सेंसिबल है क्योंकि अंदर ही अंदर है, ठीक है। आइडियाज़ को लेकर बहुत रिजिड है, अपनी सुनता है क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड है। फ्यूचर ओरिएंटेड हो, लेकिन फ्यूचर का बिल्कुल ख्याल रखते हैं, मेरे को ये करना है, मैं ये करके रहूँगा, मैं ऐसा बनूंगा, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो थोड़ा अंदर रहते हैं, जल्दी से बोलते नहीं किसी से, जल्दी से घुलते मिलते नहीं किसी से, वो होते हैं इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन, ओके। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है एक्सट्रोवर्ट, जो कि है ना बहुत टॉकेटिव होंगे,
बहुत बोलते हैं, फ्रेंडली बहुत नेचर के होते हैं, सोशल इन नेचर होते हैं कि अगर मान लो 10 लोगों का नया ग्रुप बना है, एक बंदा होगा जो कि बिल्कुल कोने में छुप के ऐसा बैठा होगा, किसी से कोई बात नहीं कर रहा, वो पर्सन इंट्रोवर्ट है। लेकिन एक्सट्रोवर्ट होगा ना, जो पहली बार उस ग्रुप में आए, तब भी फटाफट से दोस्त बना लेगा, उन सबके साथ जनरस हो जाएगा, बात करने लग जाएगा, सब दोस्त बन गए। तो वो होता है एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं, थोड़ा सोशलाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक उनका बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये जो होता है ना, फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचते, ये अपने प्रेजेंट में जीने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इसके अलावा जो थर्ड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है वो है एम्बीवर्ट। वो है, देखो, एक है ये इंट्रोवर्ट, ये एक्सट्रोवर्ट, इन दोनों को मिला दिया मैंने तो ये बन गया एम्बीवर्ट। तो इसके अंदर क्या है, थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक इंट्रोवर्ट के भी है, थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक एक्सट्रोवर्ट के भी है। ना तो पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट के कैरेक्टरिस्टिक है, ना एक्सट्रोवर्ट के, थोड़े थोड़े सबके हैं। तो इसको बोला जाता है एम्बीवर्ट। अब आता है हमारे पास बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी। बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी के हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी जो होती है वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर या 5 टाइप की होती है। ओपननेस, कॉन्शियसनेस और एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिज्म। ओके, बारी बारी से हम सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ओपननेस से। ये पर्सन ऐसा होता है जो कि ना न्यू आइडियाज़, न्यू कंसेप्ट उसके लिए लेके हमेशा खुले रहते हैं कि कभी भी कुछ भी आ जाए, नई आइडिया, नई कहीं घूमने चलना है, बहुत इमेजिनेटिव है, इंसाइटफुल है, बहुत हर चीज़ में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो ऐसे पर्सन जो होती है, ऐसी पर्सनैलिटी जो होती है, उसको ओपननेस बोला जाता है। सेकेंड आता है हमारे पास कॉन्शियसनेस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हर चीज़ को लेकर बहुत कॉन्शियस होंगे, लेकिन ये बंदे जो होते हैं बहुत रिलायबल होते हैं। ठीक है, ये बहुत ऑर्गेनाइज रखेंगे चीज़ों को, एकदम बिल्कुल जचा के रखना। ठीक है, एकदम सिस्टमैटिक होंगे। ठीक है, हर चीज़ का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, जो कि होता है ना, मतलब एक मैं बोलूँ गुरु वाला, जो कि सब कुछ मेंटेन, सब कुछ सजाया हुआ, सब कुछ अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल बिल्कुल। तो वो टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सट्रोवर्जन। अगेन जैसे हमने बात करी, जिसके अंदर मतलब एक्सट्रोवर्जन वो वाले लोग जो कि एक्सट्रोवर्ट्स हैं। ठीक है, बहुत जल्दी इंटरेक्ट कर लेते हैं किसी इंडिविजुअल से, दोस्त बना लेते हैं। लेकिन जबकि इंट्रोवर्ट्स कैसे होते थे, थोड़ा अंदर रहना, जल्दी से दोस्त नहीं बना पाना। ठीक है, एक्सट्रोवर्जन जो होते हैं ना, वो बहुत टॉकेटिव होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, किसी से भी बात करने लग जाता है। सोशलाइजिंग मतलब बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी बात भी है, ऐसा नहीं है कि बुरी बात है बहुत बोलना। अगर वो दूसरों को बहुत जल्दी सोशलाइज कर देता है, तो सेल्स वाले जो पर्सन होते हैं 1 नंबर के, मार्केटिंग वाले जो बंदे होते हैं 1 नंबर के, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनके लिए ये जॉब्स करना बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्रीएबलनेस। ये बहुत ना फ्रेंडली नेचर के लोग हैं, जो कि दूसरों के साथ मिलजुल के, किसी के भी साथ भी मतलब मिलजुल के काम कर लेते हैं। बहुत काइंड लोग होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड लोग जो होते हैं। ठीक है, ये जेनरसिटी, अफेक्शन, बहुत सिंपथाइज करना लोगों को, ऐसे जो लोग होते हैं उसको बोला जाता है एग्रीएबलनेस। ये पर्सनैलिटी है लोगों की। फिर आता है न्यूरोटिज्म। ये एक ऐसा मतलब नेगेटिव इमोशन वाला है कि हमेशा दुखी रहेगा। ठीक है, इसका जो नेगेटिव इमोशन है ना, वो हमेशा पॉजिटिव से ऊपर ही रहता है, तो जनरली दुखी ही रहता है ये। ठीक है, मतलब बहुत मूडी होगा, बहुत टेंस रहने वाले लोग, ये होते हैं न्यूरोटिज्म वाले। ओके, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपना सेकंड टॉपिक, जो कि है मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड टेक्निक। तो मोटिवेशन क्या है एक्चुअल में? मोटिवेशन कुछ नहीं है, जस्ट ना एक ना मैं बोलूँ एक ऐसा इनर फोर्स है जो मुझे ना पुश करता है कोई भी काम करने के लिए। मेरे अंदर एक ऐसा इनर फोर्स है जो बोलता है नहीं अनुज तेरे को ये करना है, अनुज तेरे को ये करना है, अनुज तू कर सकता है। तो ये जो मेरे अंदर से आ रही है ना आवाज़, ये जो मुझे अंदर से ललकार रहा है मेरे को काम करवाने के लिए, ये है मेरा मोटिवेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन कुछ नहीं है, मोटिवेशन एक ऐसी कंडीशन है जो कि अंदर से मतलब एनर्जाइज कर देता है। जब एक बंदा बिल्कुल डेड हो चुका है, बिल्कुल थक गया है, लेकिन अंदर से उसकी हिम्मत चल रही होती है, नहीं तो कर सकता है, नहीं तो कर सकता है, और वो फिर उठ के फिर वो काम करने लग जाए, तो दैट इज़ मोटिवेशन। वो है एक्चुअल मोटिवेशन। अब ये मोटिवेशन कैसी हो सकती है? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, 2 टाइप की ये मोटिवेशन होती है। सबसे पहले हम बात करें इंट्रिंसिक मोटिवेशन की। देखो इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन है जो खुद के अंदर से आ रही है। ठीक है, वो खुद के नीड, इंटरेस्ट, इमोशन उसकी वजह से। जैसे मान लो एक हीरो है, मान लो या क्लास में एक ऐसा लड़का है और ये है उसकी गर्लफ्रेंड। जो ये लड़का है, ये मान लो कोई भी स्पोर्ट खेल रहा था,
हार रहा है बुरी तरीके से, तो उसके अंदर ऐसा रहेगा नहीं नहीं यार बहुत बदनामी हो जाएगी, बहुत बेइज्जती हो जाएगी लड़के के सामने, तो मेरी इज्जत का ख़राब हो जाएगा, मेरे को तो जीतना ही है, मेरे को जीतना ही है। तो वो अंदर से उसकी आवाज़ आ रही है ना, मेरे को जीतना है, मेरे को जीतना है, तो वो इसको शो करने के लिए वो जीत जाएगा। ठीक है, तो वो जो चीज़ है ना, खुद के अंदर से आवाज़ आना, और ताकि खुद के नीड्स, इंटरेस्ट और इमोशन की वजह से खुद के अंदर, ठीक है, दैट इज़ इंट्रिंसिक। जबकि एक्सट्रिंसिक जो होता है वो होता है कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, मतलब किसी और की चीज़ की वजह से, कि अगर यार मैंने ये काम नहीं किया तो मेरे को पनिशमेंट मिल जाएगी, अगर यार मैंने ये काम कर दिया तो मेरे को पैसे मिल जाएंगे, रिवॉर्ड मिल जाएगा, मेरे को बहुत तारीफ़ मिलेगी, मेरे को स्टेज पे ले जाके गिफ्ट दिया जाएगा। तो जब ऐसी चीज़ होती है तो वो बोला जाता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूएबल मिल रहा है मेरे को। ठीक है, ये भी है ना, मतलब बहुत इफ़ेक्ट करता है वैसे, क्योंकि कई लोगों को होता है ना कि हाँ मैं ये करना है मेरे को ताकि मुझे अवार्ड मिल जाए। स्पोर्ट्स वाले एक्चुअल में चाहते क्या है, ये इतना जो कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उनको हाईएस्ट प्लेजर ही तो चाहिए, वो ट्रॉफी तो पकड़नी है एक बार में, है ना। चलो अब मोटिवेशन टेक्निक, मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए क्या टेक्निक होती है कि भाई अपने गोल्स को सेट करो, ठीक है, अपने कंपटीशन को देखते रहो, अपने कंपटीशन को अरेंज करो, स्पेक्टेटर्स कि कोई तुम पे कितना दाव लगा रहा है, वर्बल कमेंट तुम्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि चल अनु चल तू कर सकता है, जो ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, फिर हाइपोटिज्म, फिर हेल्दी स्पोर्ट्स इन्वायरमेंट, अगर आपस में कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है तब भी मतलब लोग जो होते हैं मोटिवेट हो जाते हैं, और रिजल्ट से भी मोटिवेट होता है कि भाई मैंने लास्ट टाइम अच्छा मेहनत किया तो मेरा रिजल्ट अच्छा आया, तो मैं अपने आप ही मोटिवेट रहूँगा। ओके, तो ये है मोटिवेशन टेक्निक्स। इसके अलावा प्रेज़ करना या ब्लेम करना, एक होता है प्रेज़ करना कि यार तू कर सकता है, तो तेरी बहुत तारीफ़ करूँगा तो क्या होगा, वो खुश होएगा और अच्छा परफॉर्म करेगा। एक होता है नेगेटिवली वो करना कि मैं ब्लेम करूँ, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की ही नहीं है, तो वो हो सकता है नहीं कैसे कैसे बस की नहीं है, मैं तो करके दिखाऊंगा। तो ये भी होता है, ये भी नेगेटिव मोटिवेशन है। ठीक है, तो ये भी एक मोटिवेट करने का तरीका है। फिर कैश प्राइज़ देना, सर्टिफिकेट और ट्रॉफीज़ देना, मोटिवेशनल म्यूज़िक सुनना, जैसे रॉकी वाला म्यूज़िक सुन के, या गेट रेडी टू फाइट वैसा वाला म्यूज़िक सुन के। पॉजिटिव एटीट्यूड, वो तुम्हें मोटिवेट करेगा। और सेल्फ टॉक, खुद से बात करना, क्योंकि हम किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, खुद से कभी नहीं बोल पाते, तो वो खुद से बात करोगे ना तो अपने आप मोटिवेशन आएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर टॉपिक मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। अब एग्रेशन क्या होता है? एग्रेशन एक ऐसा बिहेवियर है या ऐसा एक गोल है जिसके अंदर ना हम दूसरों को हार्म या इंजर करने का सोचते हैं। ठीक है, हु इज़ मोटिवेटेड टू अवॉइड सच इंजरीज। मान लो मैं ऐसा पर्सन हूँ, मैं चाह रहा हूँ भाई किसी से लड़ाई ना करो, दूसरा वाला चाह रहा है नहीं इसको तो तोड़ूंगा, तो वो चीज़ जो है ना वो एग्रेशन है। ओके, अब एग्रेशन जो होता है ना वैसे तो बहुत नेगेटिवली लिया जाता है, लेकिन ये पॉजिटिवली भी हो सकता है। नेगेटिव थॉट्स और बीइंग एग्री इज़ नॉट एग्रेशन। पहली चीज़ तो अगर मेरे अंदर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं और मैं गुस्सा हूँ, वो एग्रेशन नहीं है। ठीक है, एग्रेशन इज़ कि मतलब मेरा हार्म और इंजरी करने का मन है, ऐसा कुछ। ठीक है, इसके अंदर फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंजरी कैसे भी हो सकती है, और अगर मैं गलती से किसी को इंजर्ड कर देता हूँ वो भी एग्रेशन नहीं है, मैं चाह नहीं रहा था ना, गलती से हो गया वो। ओके, अब टाइप ऑफ एग्रेशन ये होती है 3 टाइप की, होस्टाइल एग्रेशन, फिर आता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और असर्टिव बिहेवियर। ठीक है, तीनों के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। होस्टाइल एग्रेशन एक ऐसा एग्रेशन है जिसके अंदर मेन मेरा मुद्दा ही है कि सामने वाले ओपोनेंट को इंजर्ड करना है। अब अनप्लैंड हो सकता है कि मेरे को भाई एकदम से ऐसा फील हुआ, ठीक है, मतलब इम्पल्स से ऐसा आ गया कि नहीं मैंने एकदम से कुछ कर दिया। ठीक है, या घबरा के, कई बार होता है ना कि एक पर्सन दूसरे को गेट के पीछे छुपा डराने के लिए, वो डराया और वो डर के उसने गलती से ऐसा हाथ घुमा दिया और उसको मार दिया। ठीक है, तो वो होता है एकदम से जब निकल गया, लेकिन उसके अंदर ना जो दूसरा पर्सन था वो जानबूझ के कर रहा है ये काम, तभी तो वो एग्रेशन हुआ। ये प्लान्ड होता है, इसके अंदर मतलब चोट वोट लग जाती है और सामने वाले को इंसल्ट फील कराना, बुरा फील कराना, जेलेसी या थ्रेट की वजह से, धमकी देने की वजह से ये एग्रेशन निकल के आता है। फिर आता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इसके अंदर मेन जो मुद्दा है ना वो गोल अचीव करना है। ठीक है, उसका मुद्दा ये नहीं है कि चोट पहुंचाना, ये एक पॉजिटिव टाइप का एग्रेशन होता है। जैसे होता है ना कि जैसे स्पोर्ट्स के अंदर होता है, धोनी बोला कि चल 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 करके दिखा, तू करके दिखा, तो वो जो एग्रेशन है कि लोगों को गुस्से में भी बोल रहा है, लेकिन उसका मेन मुद्दा ये नहीं है कि उसको बुरा फील कर रहा हूँ, उसका मेन मुद्दा ये है कि मैं एग्रेशन में हूँ और गुस्से में हूँ
और मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा और मेरा मेन मुद्दा है मेरा गोल को अचीव करना। तो स्पोर्ट्स के अंदर ये ऐसा एग्रेशन देखने को मिलता है जनरली, और ये इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन बहुत अच्छा एग्रेशन है, जो कि एक पॉजिटिव एग्रेशन है, जो कि होना ही होना चाहिए। इसकी वजह से तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत निखर के आएगी। और लास्ट आता है हमारे पास असर्टिव बिहेवियर। ये एक ऐसा बिहेवियर है जिसके अंदर हम वर्बल या मतलब फिजिकली या वर्बली किसी को मतलब लेजिटिमेट करते हैं। इसके अंदर मेनली मुद्दा होता है कि हमारा अपना डोमिनेंस दिखाना। यहाँ पे मैं मारपीट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऐसा दिखा रहा हूँ मैं बड़ा हूँ तू छोटा है, तो मैं बार बार उसको पोक करूँगा, बार बार उसको दबा के रखूँगा। तो ये जो बिहेवियर होता है ये असर्टिव बिहेवियर होता है। इसके अंदर मैं फिजिकल इंजरी तो नहीं देता, लेकिन साइकोलॉजिकल प्रेशर ऐसा बनाता हूँ जिसकी वजह से ऐसा कुछ होता है। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आगे आने वाली वीडियो के अंदर अपना थर्ड पार्ट लेके आएंगे और बाकी के चैप्टर को कवर करेंगे। सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड।